नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवन से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास हमने काकतीय वंश पे बात करना शुरू किया था और ये काकतीय वंश का पार्ट 2 वीडियो है ना। तो जो भी नए हैं वो पार्ट 1 वीडियो पहले देखें ताकि आपको है ना लिंक करने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ से आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्या रहेगा, महिपाल देव। तो आपकी जितने भी शासक है वहाँ पे दरिया देव तक की बात हो चुकी है। तो पिछली क्लास हमने दरिया देव पे बात करी थी, जहाँ पे बार बार मैं दलपत बोल रहा था है ना, तो वो दरिया देव था। दरिया देव के बारे में हमने बात किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि मराठों के अधीन ठीक है प्रथम काकतीय शासक होते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो महिपाल देव से स्टार्ट होगा। फिर मैं कह रहा हूँ पार्ट 1 वीडियो पहले डल चुकी है काकतीय वंश के बारे में, उसको जाके पहले देखेंगे तो ये समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर मैं एक बार समराइज़ कर दूंगा है ना, एक बार बता दूंगा कि किस हिसाब से हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, तो उसके बाद भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता ही हम लोग महिपाल देव से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके जो शासक थे, अगले शासक, वो कौन थे? महिपाल देव। दरिया देव के बाद महिपाल देव पे बात करनी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है महिपाल देव के बारे में, जैसे कि आपको पता है, समझा देता हूँ। दरिया देव के बारे में हमने कहा था कि उन्होंने ठीक है ना मराठों से कोटपाड़ की संधि में आपको पता है 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने के लिए उन्होंने वादा किया था, ठीक है, और वो समय समय पे देते भी नहीं थे, ठीक है। तो महिपाल देव क्या है, याद रखना है। ये सबसे पहले तो दरिया देव का पुत्र है। किसका पुत्र है? दरिया देव का ये पुत्र था, ठीक है। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ दरिया देव, उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है। याद रखना ये भी अपने पिता की तरह जो है टकोली देने में, ठीक है, किसको देने में? भोसलाओं को टकोली देने में उदासीनता बरतता था, उदासीन हुआ करता था। ये टकोली उतना है ना देता नहीं था, ये कर अदा नहीं करता था। क्लियर है? इसको स्मरण पत्र भेजा जाता है मराठों के द्वारा, ठीक है। इसको जो है संदेश भेजे जाते हैं, मैसेज किया जाता है ना, कि आपको देखो हम लोग जो है बहुत चाहते हैं, आप दे दो टकोली तो हम लोग हस्तक्षेप आपके राज्य में नहीं करेंगे। ऐसी बात हुआ था, क्योंकि मराठों ने भी वादा किया था कि भाई आप जब तक टकोली देते रहोगे, दरिया देव से किया था ना वादा, पिछले वीडियो आप देखे हैं तो, कि आप जब तक देते रहोगे हम आपके राज्य में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इसको भी संदेश भेजा गया, स्मरण पत्र भेजा गया, ठीक है, कि टकोली नहीं दे रहे हो। इसके बावजूद इन्होंने ठीक है ना कर अदा नहीं किया। क्या नहीं किया? कर अदा ये नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अंततः मराठों के द्वारा क्या किया जाता है? मराठों के द्वारा इस समय वेंकोजी, याद रखना मराठा शासक कौन थे? वेंकोजी भोसला, ठीक है। इनके सेनापति होते हैं रामचंद्र बाघ, ठीक है। इसके नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रामचंद्र बाघ, द कमांडर ऑफ वेंकोजी भोसला, ठीक है। ये जो है इसके नेतृत्व में जो है बराठ, ठीक ना, याद रखना बस्तर, बराठा बोल रहा था एक्चुअल में, बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। कहाँ पे करते हैं? बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं तथा, ठीक है। इस प्रकार जो आपके महिपाल देव है, ठीक है, कौन है आपके? महिपाल देव, ये पराजित होता है, ठीक है, और अंततः इनकी अधीनता पुनः स्वीकारते हैं, ठीक है, पुनः स्वीकारते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? एक बार फिर बता रहा हूँ, ये दरिया देव का पुत्र था, ठीक है। ये भी टकोली देने में क्या था? उदासीन है ना, उदासीनता बरतता था, ये देता नहीं था। इसको स्मरण पत्र भेजे गए, संदेश भेजे गए, किनके द्वारा? मराठों के द्वारा। फिर भी इन्होंने कर अदा नहीं किया। क्लियर है? अंततः मराठों के द्वारा बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया गया। उस समय शासक कौन थे? वेंकोजी, और उसके सेनापति रामचंद्र बाघ, ठीक है। इसके नेतृत्व में मराठों के द्वारा बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है, और जो है महिपाल देव क्या हो जाते हैं? पराजित होते हैं, और अंततः उनकी स्वाधीनता फिर से स्वीकारती है कि भाई देखो गलती हो गई, ठीक है, अब मैं टकोली दूंगा। अब ये टकोली देने के लिए फिर से ये राजी होते हैं। उसी को पहले से दे देना चाहिए, ठीक है, दे देना चाहिए था तो ये सब चीज़ नहीं होता। तो याद रखना, फिर से इनकी अधीनता स्वीकारते हैं। लेकिन अब मराठा क्या बोलते हैं? जो पुराने टकोली है उसको क्या बोलोगे आप? बकाया, बकाया टकोली, उसका क्या, ठीक है। तो याद रखना, बकाया टकोली को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्राप्त करने हेतु मराठों के द्वारा जो है सिहावा प्रगना पर, ठीक है, अपना स्वामित्व स्थापित वो करते हैं। मतलब क्या? बकाया टकोली को प्राप्त करने के लिए मराठों द्वारा सिहावा प्रगना पर, ठीक है, अपना स्वामित्व स्थापित किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अब महिपाल देव के बारे में आगे हम लोग और चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, महिपाल देव के समय में आपको एक घटना याद है ना, घटना याद रखना है। तो परलकोट का विद्रोह हुआ था। महिपाल देव के समय में क्या हुआ था? परलकोट का विद्रोह हुआ था, जो कि आपको विद्रोह के लिए एक अलग है ना, अलग से एक टॉपिक के अंतर्गत एक वीडियो में पढ़ाया जाएगा।
जितने भी विद्रोह होता है इसके पहले आपने है ना अजमेर सिंह के समय में देखा होगा हलवा विद्रोह, उसके बाद आपने दरियादेव के समय में भोपालपट्टनम का संघर्ष देखा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं 1825 में जो होता है परलकोट का विद्रोह। इसके बाद आप देखेंगे भूमकाल का विद्रोह देखने का आगे मिलेगा, लिंगागिरी है, मेरिया विद्रोह, सब अलग अलग शासकों में देखने के लिए आपको मिलते जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक विद्रोह वाला टॉपिक ही ले आएंगे तो विद्रोह को वहाँ पे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही लिख के याद रखना, महिपाल देव समय की प्रमुख घटना क्या था याद रख लेना। इसके पहले मैंने क्या कहा है, परलकोट, परलकोट का विद्रोह, बस इतना याद कर, है ना, ये लिख के रखना। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे ताकि पूरा विद्रोह एक में समाहित हो जाए। दूसरी चीज यहाँ पे लिखना, इसके 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे, क्लियर है। एक का नाम था भूपाल देव और दूसरे का नाम था दलगंजन सिंह, ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, दलगंजन सिंह। तो एक का नाम था भूपाल देव, एक का नाम था दलगंजन सिंह। तो अगला शासक कौन बनते हैं, भूपाल देव बनते हैं, जितने भी नंबर का होगा, क्योंकि सेकंड वीडियो है, भूपाल देव बनते हैं, ठीक है। अब भूपाल देव जो है ये बनते हैं तो दलगंजन सिंह को याद रखना, तारापुर परगने का ये अधिकारी नियुक्त करते हैं, बस इसके बारे में इतना याद रखना, ठीक है। जैसे कि अजमेर और दरियादेव में सत्ता संघर्ष का युद्ध हुआ था, सत्ता संघर्ष का है ना, उत्तराधिकार का जो है संघर्ष हुआ था, उस प्रकार इनमें नहीं होता है, इन दोनों भाइयों में। भूपाल देव जरूर बनते हैं, लेकिन ये अपने भाई दलगंजन सिंह को याद रखना, तारापुर परगने, क्या कहा मैंने, तारापुर परगने का अधिकारी नियुक्त करते हैं, क्लियर। इसको आपको देखना है। परलकोट विद्रोह याद रखना, पूछा जा सकता है परलकोट विद्रोह, है ना, इस समय शासक कौन थे, तो महिपाल देव थे। इसके नेतृत्व करता आपको पता है ज्ञान सिंह, सब कुछ हम लोग देखेंगे, वहाँ पे क्या क्या होता है ना, उसके कारण क्या थे, सब कुछ हम लोग लास्ट में देखेंगे। मतलब जितने भी खत्म हुआ काकतीय वंश पर एक अलग से उसके लिए वीडियो आएगी। तो आपने किस पे बात कर ली है, अभी महिपाल देव पे बात कर ली, आपने भूपाल देव के बारे में एक लाइन में भले देखा, लेकिन ये भी है ना शासक, इनके बारे में भी आपने देख लिया। आपको पता है भूपाल देव के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो भैरम देव है, क्लियर है, भैरम देव है। भैरम देव के बाद हम लोग रुद्र प्रताप देव की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग है ना एक प्रथम शासिका, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका आपको मिलेगी, वो कौन रहेगी, प्रफुल्ल कुमारी। फिर आप में प्रवीण चंद्र भंजदेव के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो अगले आपके जो है ना शासक हैं वो भैरम देव है। अब तक आपने जो पढ़ रहा था उससे शायद अब यहाँ पे आपको अलग देखने के लिए मिले, क्लियर है, क्योंकि भैरम देव काकतीय वंश का वह शासक होता है या फिर पहला शासक होता है जो ब्रिटिशों के अधीन होता है। तो आपको पूछे ब्रिटिशों के अधीन पहला काकतीय शासक कौन है, भैरम देव है। वो कैसे होते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। अब ब्रिटिशों के अधीन चला जाएगा छत्तीसगढ़ और बस्तर का क्षेत्र, ठीक है, वो कैसे जाता है उसको देखना। इस समय आपने एक चीज सुना होगा, डलहौजी की हड़प नीति। क्या, डलहौजी की हड़प नीति। इस नीति में क्या होता था एक्चुअल में याद रखना, एक लाइन में इसको अगर हम लोग याद रखने की कोशिश करें तो कोई भी देसी राजा हो, ठीक है, कोई भी देसी राजा अगर इसकी मृत्यु निसंतान ना बोल के बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के, ठीक है, बिना किसी स्वाभाविक, याद रखना इसको, स्वाभाविक उत्तराधिकार के या फिर उत्तराधिकारी के, बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अगर किसी देसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, क्लियर है। और इस समय हुआ क्या, भोसला शासक, ठीक है, भोसला शासक, इस समय भोसला शासक कौन था, ठीक है, रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय थे। भोसलों में शासक कौन थे, रघुजी तृतीय। इनकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के, ठीक है, बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, निसंतान होती है, उसका कोई और उत्तराधिकार नहीं होता, ठीक है। इनकी नीति क्या थी, हड़प नीति क्या थी, बिना किसी उत्तराधिकार के या फिर बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के निसंतान या फिर बिना किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं है, तब अगर किसी देसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी टाइम क्या होता है, रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकार नहीं होता। यही कारण है कि इसके साम्राज्य को या फिर इसके राज्य को, ठीक है, ब्रिटिश, याद रखना, ब्रिटिश, इसको अच्छे से लिख लेना ना, साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसके साथ मिला लिया जाता है, उसके अधीनस्थ क्षेत्रों के साथ। इसका मतलब क्या, रघुजी तृतीय के साम्राज्य को जब मिला रहे हैं तो इसके अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ क्षेत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना हुआ था क्या, बस्तर,
ठीक है, उसके साथ में मिला लिया जाता है। यही कारण है कि भोसलों का जो साम्राज्य हो तो जाता ही है, साथ में छत्तीसगढ़, ठीक है, जिसके अंतर्गत है ना बस्तर तो है ही, अभिन्न बना ही हुआ है, ठीक है, ये भी ब्रिटिशों के अधीन चला जाता है। इसको अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, तो इसको आपको लिखने के लिए बता देता हूँ। चूंकि भोसला शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकार के हुआ था, लिख लेंगे इसको, ठीक है। यही कारण है कि उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है, मिला लिया जाता है। अब चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है भोसलों के अधीन था, ठीक है, तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़, ठीक है ना, साथ में क्या बस्तर, ये जो है ये भी ब्रिटिशों के अधीन चला जाता है। और इस प्रकार कहा जाता है भैरम देव ब्रिटिशों के अधीन, याद रखना इसको, है ना, इसको अच्छे से लिख लेना। क्या कहा मैंने, भैरम देव ब्रिटिशों के अधीन, ये पूछा जा सकता है ना, अधीन। पहला काकती रूलर है, पहला काकती शासक था, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो। तो भैरम देव की बात हो गई, यहाँ तक कि आपने, है ना, समझ लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक के आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यही कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 डेट आपको याद रख लेना है, उसके बाद इनकी समय की प्रमुख घटना आपको याद रखना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं विद्रोह है ना, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, भूपाल देव में एक चीज़ जोड़ लेना। भूपाल देव के समय हमने कहा था ना कि उन्होंने, है ना, दलगंजन सिंह को जो है अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन भूपाल देव के समय इसके उसमें ऐड कर लो, है ना, जो वो भूपाल देव आपने लिखा है, एक लाइन में लिखा होगा, उसके नीचे ऐड कर लेना या फिर साइड में करके लिखना भूपाल देव के समय की प्रमुख घटना, ताकि हम लोग जब विद्रोह पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है। उसके समय के लिख लेना तारापुर का विद्रोह, ठीक है, तारापुर का विद्रोह है, और साथ में मेरिया विद्रोह, ठीक है। ये 2 को ऐड कर लेना है, कहाँ पे, भूपाल देव में, है ना, फिर से कह रहा हूँ, भूपाल देव में तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह ऐड कर लेना, उनके समय के प्रमुख घटना, है ना, ऐसे लिखते हुए। अब आ जाना भैरम देव में। भैरम देव में हमने जितने सारी बात की है, डलहौजी हड़प नीति देख लिया है, और जो छत्तीसगढ़ ब्रिटिशों के अधीन चला गया है, ठीक है। अब याद रखना इसके समय 2 डेट याद रख लेना, या फिर 2 ईयर याद रख लेना। एक है आपके 1800, ठीक है, 54, और एक है आपके 1856। 1854 में ऐसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर, याद रख लेना, बस्तर ब्रिटिशों का, ठीक है, मांडलिक राज्य बन गया। एक चीज याद रखना, मांडलिक राज्य बन गया। 1856 में भैरम देव के समय में ही, याद रखना, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट, ठीक है, इनका बस्तर आगमन हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स इलियट का बस्तर आगमन कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 2 चीज़ आपने लिख लिया। अगला चीज़ लिखना है इनके समय की प्रमुख घटना, इनके समय की, ठीक है, प्रमुख घटना। पहला है आपका, ठीक है, मेरिया विद्रोह वहाँ पे हो गया था। लिंगागिरी यहाँ पे लिखना, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज़ लिखना मुड़िया विद्रोह, ठीक है, मुड़िया विद्रोह, ठीक है। 1878 से 82 इनकी पत्नी का विद्रोह चलता है, जुगराज कुंवर इनकी पत्नी का नाम होता है, उनका विद्रोह आपको पढ़ना है। तो अगला पॉइंट होगा, ठीक है, भैरम देव की पत्नी, लिख लेना, भैरम देव की पत्नी का विद्रोह, इसको अगला पॉइंट लिख के रखो। अब इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक की बात भी आपकी हो चुकी है ना, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इनकी 2 पत्नियां थी, ठीक है, एक का नाम था जुगराज कुंवर, ठीक है, और एक का नाम था स्वर्ण कुंवर, और दोनों को आपको अच्छे से देखना है ना। तो इनकी पत्नियां आपको देख लेना है। पहला चीज़ है पत्नी, या फिर पत्नियां लिख लो। एक है आपके जुगराज कुंवर, उस हेडिंग को लिख लेना ना, उनकी पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह, जुगराज कुंवर, और दूसरा का नाम था स्वर्ण कुंवर। यहाँ तक कि क्लियर हुआ ये कि जो भैरम देव है, ठीक है, भैरम देव है, इनके समय एक ब्रिटिश अधिकारी हुए फ्रेजर। कौन? फ्रेजर। इनके कहने पर इनके 2 पत्नियां होने के बावजूद इन्होंने 3rd विवाह की, मतलब तीसरी विवाह इन्होंने किया था, ठीक है। तीसरी विवाह याद रखना, एक मुस्लिम महिला, उनका नाम था नामाबाई, ठीक है, नामाबाई, इनसे विवाह किया था, ठीक है। तो तीसरा विवाह किया था, ठीक है, जो कि इनके जो
परंपरा है ना, इनके जो परंपरा है उसके खिलाफ था। तो इनकी पत्नियां का नाम जुगराज कुंवर, स्वर्ण कुंवर, ठीक है। और ये ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर इन्होंने तीसरा विवाह नवाबाई से किया था, जो कि एक मुस्लिम महिला थी, जो कि इनके है ना परंपरा के खिलाफ था। इतना क्लियर है। यही कारण है कि जुगराज कुंवर ने, ठीक है, भैरम देव के खिलाफ, ठीक है, इसके जो खिलाफ है विद्रोह किया। अब है ना, इनकी जो जितनी भी और महिलाएं थी वो भैरम देव के खिलाफ सड़क पर उतर आई, ठीक है। और उन्होंने एक नारा दिया, ठीक है, कि भैरम देव या तो आप नवाबाई को छोड़ दो, ठीक है, इसको क्या करो छोड़ दो, या आप बस्तर को छोड़ दो। क्लियर है। और इस प्रकार ये सफल भी रही, जो संघर्ष है ये सफल रहा। इस प्रकार इन्होंने सफलतम है ना संघर्ष किया था, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये तो रहा इनकी पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह, जो कि इसका डेट पूछा जा सकता है ना 1878 से 1882 यहाँ तक के चला था। अब याद रखना इसके अंतर्गत आपको अगला शासक जो देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि इसके बाद आएगा रुद्र प्रताप देव, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और याद रखना, एक डेट याद रखना 1800, ठीक है, 86 आएगा। 1886 को ब्रिटिशों के द्वारा, क्योंकि इनके अधीन चला गया है, ब्रिटिशों के द्वारा जो है ब्रिटिश अधिकारियों को, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को, ठीक है, दीवान, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है। तो 1886 में ब्रिटिश अधिकारियों को है इनके द्वारा जो है, ठीक है, बस्तर में दीवान नियुक्त करने का निर्णय लिया जाता है। भैरम देव की मृत्यु होती है 1891 में। अब इस समय दीवान कौन थे? 1886 में निर्णय लिया गया है कि ब्रिटिश अधिकारियों को जो है दीवान नियुक्त किया जाएगा। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1891 में। इनका पुत्र का नाम रुद्र प्रताप देव होता है, जो कि महज 6 साल का होता है जब इनकी मृत्यु होती है ना। आगे मैं बताऊंगा जब रुद्रदेव प्रताप पढ़ेंगे, ठीक है, रुद्र प्रताप देव पढ़ेंगे। तो 1891 में इनकी जब मृत्यु होती है तो इस टाइम दीवान का नाम होता है आलमचंद्र, ठीक है, इसको याद रखना, इधर उधर कुछ मत करना। 1886 में है ना जब इन्होंने निर्णय लिया है, तो इनकी मृत्यु जब 1891 में होता है, इस टाइम पे दीवान होता है आलमचंद्र। अब आलमचंद्र के बाद, ठीक है, रामचंद्र मिश्र दीवान होता है। तो 2 दीवानों का नाम मिल गया है। एक है आपके आलमचंद्र, जो कि भैरम देव की मृत्यु के समय होता है, इसको याद रखना। अब इनके बाद जो अगला दीवान होता है उनका नाम है रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र मिश्रा, ठीक है, ये अगले दीवान होते हैं। अब हम लोग रुद्र प्रताप देव पे चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब इनकी मृत्यु हो रही है 1891 में, तो रुद्र प्रताप देव जो कि अगला शासक है ना उनको बनना था, उनका उम्र महज 6 वर्ष था। रुद्र प्रताप देव, इनकी पिता की मृत्यु के समय सिर्फ कितने वर्ष थे? 6 वर्ष के थे, ठीक है। अब यही कारण है कि यहाँ पे अब जो है इनके शासन जो है प्रशासकों के माध्यम से करने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। महज 6 वर्ष थे, यही कारण से आप देखते हो कि अगला जो यहाँ पे शासन किया जाता है, आरंभिक तौर पे आपने दीवानों के शासक तो देख लिए, शासन उनके द्वारा तो देख ही लिया है, जो कि नियुक्त किया जा रहा है। और 1891 में जो मृत्यु हुई तो आपने दीवानों का नाम भी देख लिया है, क्लियर है। तो जब रुद्र प्रताप देव बनते हैं तो 6 वर्ष के होते हैं, बड़े नहीं हैं, 6 वर्ष के होते हैं इनके पिता की मृत्यु के समय, ठीक है। यही कारण है कि अब जो है प्रशासकों, ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा, ठीक है, प्रशासन करने के लिए प्रशासन चलाने का है ना निर्णय लिया जाता है। और इसी कारण से 2 ब्रिटिश प्रशासकों के नाम आपको है ना यहाँ पे देखने को मिलता है। एक का नाम था गेयर, ठीक है, और दूसरे का नाम था फैगन और गेयर, याद रहेगा। और ये जो फैगन और गेयर होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, ये दोनों ने जो है बस्तर रियासत में, ठीक है, बस्तर, ठीक है, रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू किया था। ये भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, क्लियर है। तो ये 6 वर्ष से होते हैं, प्रशासकों के द्वारा आपने देख लिया है, और आपने 2 दीवानों का नाम भी पहले देख लिया है, ठीक है। और इनके द्वारा जो है बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा इनके द्वारा लागू की जाती है। ये फैक्ट्स भी आपको मिल गया। दूसरी चीज़, जब ये अब सत्ता पे आएंगे, अब ये धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, इनकी एज होती जा रही है। जब ये 23 वर्ष के होते हैं, तब रुद्रदेव प्रताप है ना, ये जो आपका रुद्र प्रताप देव, ठीक है, इसको याद रख लेना है ना, रुद्रदेव प्रताप ने रुद्र प्रताप देव अब ये सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 23 वर्ष की उम्र में। जब ये 23 वर्ष की उम्र होते हैं तो है ना, इस टाइम होता है 1908-1909, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते हो कि रुद्र प्रताप देव
ठीक है। इसके पिता की मृत्यु भले 1891 में हुई थी, तो प्रशासक बीच में आते हैं जो कि 1896 से है ना 1903 तक ये चलते हैं, ठीक है। तो 23 वर्ष की उम्र में 1908-9 में, ये इसलिए आप पढ़ते हो कि रुद्र प्रताप देव, ठीक है ना, इनकी राज्याभिषेक 1908-9 में होता है। तो इनका राज्याभिषेक पूछे आपको, है ना, राज्याभिषेक तो कब होता है? 1908, है ना, 1918 तो नहीं बोल दिया, 1908-1909 में इनका राज्याभिषेक होता है। तो कब हुआ था? अब ऐसा कहा जाता है इनकी जो शिक्षा है वो राजकुमार कॉलेज रायपुर से हुई थी, ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? राजकुमार कॉलेज रायपुर से हुई थी। इनके द्वारा कई निर्माण कार्य किए गए, है ना, क्योंकि ये, ठीक है, आपको पता है ये परोपकारी भी थे रुद्र प्रताप देव, आगे आपको पता चलेगा। काफ़ी दया, धर्म, सत्यनिष्ठा, परोपकारी, है ना, ये शासक थे। इन्होंने ब्रिटिशों को, है ना, युद्ध में मदद भी किया था। यही कारण से आप आगे देखते हो कि इनके द्वारा जो सेंट जेरूसलम, आपने पढ़ा होगा कि उपाधि, है ना, ये धारण कर, मतलब उन्हें दी जाती है। कई निर्माण कार्य कराए, कई सड़कों का निर्माण कराया, कई तालाबों का निर्माण कराया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नगर नियोजन के तहत इन्होंने जगदलपुर को, याद रखना, जगदलपुर को चौराहों के शहर, इसको अच्छे से लिख लेना, है ना, यहाँ पे लिखने बन रहा है, चौराहों के शहर के रूप में ये विकसित करते हैं। इसलिए आप पढ़ते हो चौराहों के शहर किसे कहते हैं? जगदलपुर को कहा जाता है, जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुद्र प्रताप देव के द्वारा विकसित किया गया है। एक उपाधि मैंने बताई थी, उपाधि याद रख लेना, है ना, उपाधि इनके द्वारा जो है सेंट जेरूसलम, ठीक है, सेंट जेरूसलम, इसकी उपाधि, है ना, धारण की गई थी, मतलब इन्हें प्रदान किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके ब्रिटिशों को जो है युद्ध में इन्होंने क्या किया था? बहुत सहायता प्रदान किया था। तो ये तो रही उपाधिक बात। इसके आगे आपको पढ़ना है इनके समय की प्रमुख घटना। जैसे कि हम लोग हर एक चीज़ में देख रहे हैं ना, तो जितने भी विद्रोह उसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे। बस याद रखना है कि इनके समय में वो हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है इनके समय की प्रमुख घटना आपको याद रखना है, जो कि रुद्र प्रताप देव के समय रहेगा, वो है आपका, ठीक है, भूमकाल, भूमकाल विद्रोह। तो भूमकाल का विद्रोह आपको याद रहेगा, जो कि किसके काल में हो रहा है? रुद्र प्रताप देव के काल में हो रहा है। और एक चीज़ और याद रखना, घेटी पुनी प्रथा, इनके समय में घेटी पुनी प्रथा ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। घेटी पुनी प्रथा की शुरुआत किसके समय का, है ना, किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुई थी। अब सवाल उठता है कि घेटी पुनी प्रथा क्या है? यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग घेटी पुनी प्रथा पे चलते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ आप देखोगे, ठीक है, तो कुटुंब की बहाली होता है, ठीक है, जो कि महिलाओं के खरीद फरोख्त से संबंधित होता है। 3-4 है ना जातियों का नाम आपको याद रखना है, धोबी, पंडरा, ठीक है, कलार, ठीक है, सुंडी, ये 3-4 आपकी जातियां हैं। तो हमने आगे आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है? घेटी पुनी प्रथा, घेटी पुनी प्रथा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ आप देखते हो तो कुटुंब की, ठीक है, बहाली, इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है। इसके हम लोग इसके शब्द के अर्थ को देखें, एक्चुअल में संबंधित किससे होता है? याद रखना है, ये जो है महिलाओं के, ठीक है, महिलाओं के कौन कौन सी जाति? मैंने कहा 4 जाति। एक है क्या? धोबी, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, धोबी, कलार है, सुंडी और पंडरा, ये है ना, ये सुंडी है, सुंडी और पंडरा, क्लियर है। इस जाति की महिलाओं को जो है ना, महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं के मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, महिलाओं को, जो कि धोबी, कलार, सुंडी, पंडरा जाति है, इस जाति की महिलाओं को विधवा और परित्यक्ता, त्यक्तता, है ना, इसको अच्छे से देखना। एक है क्या? विडो, जो आपकी क्या है? विधवा, और एक है परित्यक्तता, है ना, आप समझ रहे हो, मतलब त्यागा हुआ हो गया, और विधवा तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। इन महिलाओं को इसी जाति के, धोबी, कलार, सुंडी, पंडरा, इसी जाति के पुरुषों, ठीक है ना, उनको मतलब बेच दिया जाता था, क्लियर है। यही घेटी पुनी प्रथा है। और ये जो है आय के स्रोत भी होता था, और इसका एक अंश, ये क्या होता था? आय का स्रोत भी होता था, और इसका एक अंश, ठीक है ना, आय का जो एक अंश है वो राज्य को भी जाता था। तो ये रहा क्या? रुद्र प्रताप देव, जिसके अंतर्गत हमने घेटी पुनी प्रथा के बारे में भी जानकारी ले ली है। अब जो रुद्रदेव प्रताप है ना, रुद्र प्रताप देव, इसकी मृत्यु 1921 में होती है, याद रखना, 1921 में होती है ना। इसके कोई पुत्र नहीं होते, ठीक है। इसकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है प्रफुल्ल कुमारी, है ना, प्रफुल्ल कुमारी देवी। एक्चुअल में प्रफुल्ल कुमारी जो आगे मैं बताऊंगा, है ना, प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में पढ़ना है। तो 1921 में इसकी मृत्यु होती है। इसका कोई पुत्र नहीं था, याद रखना, इसका कोई पुत्र नहीं था। तो प्रथम रानी
एक्चुअल में क्या हुआ, प्रजाओं ने आग्रह किया, ठीक है, क्योंकि पुत्र को बनना होता है, आपको पता है। लेकिन प्रजाओं के है ना आग्रह पर, जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले क्लास में, प्रजाओं के आग्रह पर प्रथम रानी, ठीक है ना, चंद्र कुमारी देवी, प्रथम रानी इसको लिखेंगे, प्रथम रानी चंद्र कुमारी देवी की पुत्री क्या, प्रफुल्ल कुमारी, ठीक है, क्या कहा मैंने, प्रफुल्ल कुमारी, इसको याद रखना, प्रफुल्ल कुमारी, ये अगली शासिका बनती हैं, जो कि महज 12 वर्ष की नाबालिग होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसको आप लिख लो। अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं क्या, प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हो कि प्रफुल्ल कुमारी देवी अगली शासिका बनती हैं, और अब तक आप देख रहे हो तो कौन है वो, है ना, प्रथम महिला शासिका है। आपने पढ़ा भी होगा प्रथम महिला शासिका कौन है, ऐसे करके आपने कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, मतलब कई सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा, तो वही प्रफुल्ल कुमारी देवी है। तो अगले जो आपके शासिका आती हैं, ठीक है, वो, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी ये कैसे हैं आपको पता है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड मैंने बता दिया। इनका राज्याभिषेक कब हुआ ये पूछा जाता है, राज्याभिषेक कब हुआ था, मतलब है ना 1922 में हुआ था, लेकिन कितने वर्ष में हुआ था वो इंपॉर्टेंट होता है। तो महज जब ये कितने 12 वर्ष की थी, है ना, 12 वर्ष की ये थी। क्लियर है। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, इनका राज्याभिषेक 1922 में जब ये 12 वर्ष की थी तब हुआ था, है ना, तब हुआ था। ये जनहितैषी, है ना, जनहितैषी याद रखना, दो चीज़ के इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जनहितैषी, साथ में प्रथम महिला शासिका, ठीक है, प्रथम महिला शासिका थी। तो ये जो है जनहितैषी शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी, जैसे कि आपको पता है। प्रफुल्ल कुमारी देवी, इनके समय में जो है याद रखना एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, जो कि रहेगा इनकी विवाह। क्लियर है। एक्चुअल में जो ये आपकी शूट हो रही है ना, ये लगभग 2 बज गए हैं। क्लियर है। इसके पहले मैंने जितने भी जनजाति वाली क्लास आपकी डाली है, मतलब जो कल से आपकी स्टार्ट होगी यानी, उसकी भी शूटिंग मैंने पहले कर लिया है, तो थकावट भी है ना। तो विवाह देखना, इनका विवाह ओडिशा के राजा, ठीक, ओडिशा के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है ना, प्रफुल्ल कुमार, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार भंजदेव, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार भंजदेव से इनका क्या होता है, विवाह होता है। अब प्रफुल्ल कुमार भंजदेव के बारे में आगे और बहुत कुछ मिलता है, याद रखना। विवाह किनसे किया है, ये ओडिशा के राजा प्रफुल्ल कुमार भंजदेव से इनका विवाह होता है। अब प्रफुल्ल कुमारी याद रखना, ये जो है एक रोग से ग्रसित होते हैं, जो कि है अपेंडिसाइटिस है ना, अपेंडिसाइटिस नामक एक रोग से ग्रसित होते हैं। क्लियर है। और इसी के ऑपरेशन के लिए, इसको लिख लो, है ना, थोड़ा जल्दी करते हैं। इसी के ऑपरेशन के लिए ये लंदन चली जाती है। कहाँ जाती हैं ये, लंदन चली जाती हैं, जहाँ पे रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो कि 1900 है ना आपके 36 आसपास में जो है इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। इंडियन वुमन हुड, मैं देख लूँ एक बार, ठीक है, द इंडियन वुमन हुड, है ना, इसको याद रख लेना, द इंडियन वुमन हुड, है ना, नामक पत्रिका में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब प्रवीण चंद्र भंजदेव के एक बार हम लोग जल्दी देख लेते हैं। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव के बारे में आप लिखेंगे, इस वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, पहला लाइन क्या होगा, इस वंश का अंतिम शासक था। छत्तीसगढ़ में जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था, है ना, उस समय इन्हीं शासक ने, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किया था। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में, ठीक, रियासतों के विलीनी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विलीनीकरण, है ना, इस पर जो है विलीनीकरण के समय समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसको लिख लेना, हस्ताक्षर किया था। क्लियर है। 25 मार्च, याद रखना, 25 मार्च 1966, ये पूछा जा सकता है। जगदलपुर में जो है राजमहल के सामने, है ना, पुलिसियों के द्वारा गोली चलाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 25 मार्च 1966 को इसकी मृत्यु हुई थी। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मिलता है। एक है इनके ग्रंथ, है ना, ये भंज वंश के थे, इनका ग्रंथ है ना, लोहांडीगुड़ा तरिंगिनी, उस पर इन्होंने स्वयं को काकती कहा है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में इनके नाम पर जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में, है ना, खेल पुरस्कार दिया जाता है। इतनी चीज़ों पे बात करोगे तो ये आपके जाके काकती खत्म हुआ है ना। अब इसके बाद जो आगे आपकी वीडियो आने वाली है वो जनजाति पे कुछ वीडियोस आएंगे, क्योंकि है ना थोड़ा सा मैं बिजी रहने वाला हूँ। तो जनजाति के लिए 2-3 वीडियो मैंने करके रखा है, और जो आपके कल से वो वीडियो 1-2 वीडियो आपकी आएगी। उसके बाद फिर से हम लोग इतिहास पे बात करेंगे। तो आप नए हैं तो फिर से जुड़ना ना भूलें। हमारा एक ग्रुप है, हालांकि अभी मुझे एक समराइज़ करके और बताना था,
पुराने शासकों के बारे में। आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, जो भी नए हैं पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक करके समझ में आएगा। सभी शासकों के नाम मिलेंगे, कितने भी शासक हमने पढ़े हैं उसके नाम मिलेंगे। दरियादेव से हमने लास्ट बात करी थी, उसके बाद हमने है ना यहाँ पे जो है महिपाल देव से बात करना स्टार्ट किया था और अंतिम शासक तक गए हैं। क्लियर है? तो आप नए हैं तो एक बार फिर कह रहा हूँ, ग्रुप हम लोग का बना हुआ है संदीप स्टडी सेंटर, इसके नाम से टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप सीधे जो है वहाँ पे ऐड हो सकते हो, जहाँ पे है ना जानकारियाँ दी जाती है, समय समय पर टाइम टेबल भेजा जाता है, जो कि कभी पूरा नहीं होता, थोड़ा सा लेट में होता है। मिलता हूँ अब अगले वीडियो के साथ, है ना, जो कि आपकी जनजाति वाली रहेगी कल की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।